तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन है या एटॉमिक रेडियस के जो बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, किस तरीके से हम इसको मेज़र कर पाते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स से जिसकी हेल्प से सबसे पहले हमने किसी एटम के साइज़ को आइडेंटिफाई किया। तो बेसिकली जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज द एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को बेसिकली हमने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द टू एटम्स, एक ये एटम है एक ये एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आप हाफ कर दो, दैट इज़ नोन एज द रेडियस ऑल्सो। तो इसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। इसको सबसे पहले जो मेज़र किया गया था उसके लिए हमने दो टेक्निक्स यूज़ की थी। एक एक्सरे डिफ्रेक्शन की टेक्निक यूज़ की थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रेक्शन होता है, और एक NMR प्रोसेस यूज़ किया था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जब तुम हायर ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो इन दोनों मेथड्स के बारे में तुम लोगों को सिखाया जाएगा। और एक्सरे डिफ्रेक्शन बेसिकली 12th क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी है, वहाँ पर भी एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड को तुम्हें सिखाया जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो सिंपल हो गई कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स, या फिर न्यूक्लियस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, तो ये बेसिकली 3 टाइप की हमें पाई जाती है। पहली टाइप जो इसमें आ जाती है हमारे पास दैट इज़ कोवेलेंट रेडियस, दूसरी आ जाती है आयनिक रेडियस, तीसरी आ जाती है मेटेलिक रेडियस, और एक और लास्ट हमारे पास आ जाती है वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब जो आयनिक रेडियस है बेसिकली वो सेपरेट अलग पढ़ाई जाती है, जैसे एटॉमिक रेडियाई होती है ऐसे ही आयनिक रेडियाई होती है। तो हम जनरली इसके 3 ही पार्ट कंसिडर करते हैं, एटॉमिक रेडियाई, वॉन डेर वाल्स रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई। तो अगर मैं कोवेलेंट रेडियाई की बात करूँ तो कोवेलेंट रेडियाई होती है सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस के नाम से इसको हम जानते हैं सबसे पहले। एक होती है डबल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई, फिर एक होती है ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं दिस इज नोन एज द सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियाई। जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे दिस इज नोन एज द डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे आपस में दिस इज नोन एज द 3 बॉन्ड्स कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो हमेशा ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल से बनती है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लें, या फिर p और p ओवरलैप कर लें, या फिर s और s ओवरलैप कर लें, या फिर एक s एक p एक d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लें, तो जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो वहाँ पे बॉन्डिंग्स बनती हैं। वो जो बॉन्डिंग है बेसिकली वहाँ पे बॉन्डिंग होते टाइम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाती है तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, पहली चीज़ तो ये है कि कोवेलेंट रेडियस हमेशा विद इन द सेम एटम्स बनती है, यानी विद इन द सेम मॉलिक्यूल बनेगी। एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंसिस्टेड होंगे, उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनती है, कोवेलेंट रेडियस बनती है। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि ए और ए 2 एटम थे जिन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया A2। इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने डिफाइन किया DAA से। DAA इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एटम्स। अगर मैं इनकी कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करूँ दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बाय द RA। तो RA से हमने इसकी रेडियस को डिफाइन कर लिया। तो हम ये पाएंगे कि जो पहला वाला एटम है ये और दूसरा वाला एटम है ये, दोनों की रेडियस को ऐड कर लो तो डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एटम्स ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड एटम, जो कि बराबर आ जाएगा किसके, ट्वाइस ऑफ द RA के। तो सबसे पहला जो मेथड निकला वो ये निकला कि डिस्टेंस निकाल लो। अगर मुझे डिस्टेंस पता है तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा कि डिस्टेंस AA डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द एटम। अगर मुझे 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस मालूम होगी तो मैं आसानी से रेडियस निकाल सकता हूँ बाई डिवाइडिंग 2। जैसे हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो जाता है। जो ये फॉर्मूला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है RA इज इक्वल्स टू DAA डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लूँ तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच की डिस्टेंस पाई जाती है 198 एंगस्ट्रॉम। तो जब ये डिस्टेंस की वैल्यू मुझे मालूम है 1.98 एंगस्ट्रॉम, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा रेडियस का 0.99 एंगस्ट्रॉम इज़ द रेडियस ऑफ सिंगल क्लोरीन एटम या क्लोराइड एटम। तो बेसिकली अगर मैं सेकंड बॉन्डेड की बात करूँ यानी कि डबल बॉन्डेड की बात करता हूँ तो यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन का। ये बेसिकली डिटरमाइन किए गए इन कंपाउंड्स की हेल्प से, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, N2H4 बेसिकली NH2 हाइड्रोजन कह सकते हैं हम इसको, NH2 लिखा जाता है, NH2 कंबाइनली लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन। और तीसरा लिखा हुआ है C2H6 दैट इज नोन एज द इथेन। तो जब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली ये सारे क्या हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो उन केसेस में जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से। तो डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी लगा सकते हो साथ के साथ, वो बराबर होगी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन के। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास निकालने का रेडियस इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो जाए इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास अलग मेथड होते हैं जिनको हम शी मेकर या फिर स्टीवेंसॉस लॉ के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाए जाते, ये एनसीईआरटी से बाहर की ही चीज़ें हैं सारी। तो अब यहाँ पे हमने एक बेसिक एग्जांपल की बात करी कि सी और आई कार्बन है और आयोडीन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट इक्वल पाई जाती है बेसिकली देखें तो। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड आयोडीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.5, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो पाई जाती है वो 2.13 पाई जाती है। तो डिस्टेंस की वैल्यू मुझे मिल गई, डिस्टेंस बिटवीन दी कार्बन एंड आयोडीन इज 2.13, तो ये मैंने प्लेस कर दी 2.13 विच इज़ इक्वल्स टू दी, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन की, तो रेडियस ऑफ कैटायन की वैल्यू मैं कितनी रखने वाला हूँ 0.77। ये चीज़ या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको याद रखनी पड़ेगी। जो कैटायन है बेसिकली उसकी जो रेडियस है वो 0.77 यानी कार्बन की रेडियस है ये। और आपके पास क्या बच गया, रेडियस ऑफ आयोडीन बच गया। तो आप क्या करेंगे 0.77 को माइनस कर देंगे 2.13 में से, तो मुझे रेडियस ऑफ आयोडीन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जब हमें कहीं पर दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बता रखी हो, एक एटम की रेडियाई बता रखी हो और दूसरे एटम की रेडियाई पूछी गई हो। बेसिकली ये जो लॉज हैं, ये लो क्या है, लो को हम कैसे समझेंगे। लो सिंपल है वैसे तो, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, टफ नहीं है। इसको हमने केवल एक रिप्रेजेंटेशन दी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि वो एक हेटेरो एटम है, हेटेरो मॉलिक्यूल है और उसके अंदर दो एटम है अलग अलग, जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अगर हम ये कंसिडर करके चलें कि ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, अगर मैंने ये मान लिया कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द ए और बी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि बी को ज़्यादा मान लो और ए को कम मान लो, क्योंकि जिसको आप ज़्यादा मानेंगे वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसको बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा माने तो बी एनायन हो गया, ए कैटायन हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन दी कैटायन एंड एनायन विच इज़ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। फॉर्मूला वही है सिंपल अभी तक, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है कि इसमें से हमें माइनस करना होता है 0.09 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन। ये इसका फॉर्मूला है। मैं वापस से इसे लिखता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इक्वल टू दी रेडियस ऑफ एनायन कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, जो हमारे पास बी वाला पार्ट है, माइनस करेंगे 0.009 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 009 नहीं 09, और माइनस करेंगे इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन। बेसिकली ये हमारे पास टर्म है जिसके बिहाफ पे हम उस जगह पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा पाया जाता है। अब हम कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को देखते हैं। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि फ्लोरीन मेरे पास है। फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है बेसिकली 1.44 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें फ्लोरीन एटम आपस में कंसिस्टेड है। यहाँ हाइड्रोजन कंसिस्टेड है आपस में, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हमें दे रखी है 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो होती है वो ज़्यादा होती है विच इज़ इक्वल्स टू 4, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज़ देखी भी है। तो बेसिकली अब मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया HF कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन करा दी और उनसे एक हेट्रो मॉलिक्यूल बना दिया विच इज़ नॉन एज द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब मैंने ये कहा कि डिस्टेंस बिटवीन दी हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उसकी डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करनी है। तो हमने लिखा D, कैटायन आ गया H, एनायन आ गया F विच इज़ इक्वल्स टू, जैसे ही हम इसको देखेंगे तो ये किसके इक्वल जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ जो तुम्हारे पास कौन सा वाला है कैटायन, ये आ गया A, प्लस रेडियस ऑफ एनायन ये आ गई B, यानी कि ये वाला पहला वाला पार्ट H हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट F हो जाएगा। तो दोनों की रेडियस को प्लस कर देंगे माइनस 0.09 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और माइनस करना है मुझे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़्यादा वाली है आप उसे पहले रखने वाले हो, मतलब कैटायन वाली जो है आप उसे पहले ही रखेंगे, तो ये हुई H
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैटायन को हम पहले लिखेंगे और माइनस एनायन को हम पीछे लिखेंगे। तो एनायन कौन है? F। अब आपको रेडियस ऑफ H मालूम होनी चाहिए, तो रेडियस ऑफ H आपको क्वेश्चन में लिख करके दी जाएगी। रेडियस ऑफ F आपको मालूम होनी चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में लिख के दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिख के दी है एग्जाम्पल में। एक पहले ही हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिसके ऊपर ही हमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, बॉन्ड लेंथ पता है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद होनी चाहिए कि फ्लोरीन की 4 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। केवल आपको सारी वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट करना है। जैसे आप ये वैल्यूज़ लगाओगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो हमें मिलेगा कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज़ 1.44 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0.77। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0.72 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0.37। फॉर्मूले में अप्लाई किया हमने, दोनों की रेडियस ये आ गई, प्लस हो गया, माइनस करके 0.09 मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो कि कितनी है 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो कि कितनी है 2.1। दोनों को जैसे ही माइनस करते हो तुम्हारे पास आ जाता है आंसर। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिकली डिस्टेंस जो है HF के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो हर बार डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स ही कैलकुलेट करवाए, वो रेडियस भी कैलकुलेट करवा सकता है डिस्टेंस की वैल्यू दे करके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये कह लो कि कोवेलेंट रेडियस को भी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक एग्जांपल यहाँ पे हमें नीचे लिखा हुआ है सिंपल सा कि अ गिवन कंपाउंड A2, एक कंपाउंड हमें A2 दे रखा है, हुज टोटल डिस्टेंस A to A is 1.4 एंगस्ट्रॉम। द एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम इज, कोवेलेंट रेडियस आपसे पूछिए तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर सेम मॉलिक्यूल होता है तो रेडियस ऑफ पहला एटम प्लस रेडियस ऑफ दूसरा एटम दोनों ऐड कर दो तो ये ट्वाइस ऑफ द RA हो जाएगा, और इस 2 से हम इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। तो ये जो 1.4 दिया हुआ है इसका हाफ कर दो तो आंसर इज 0.7 एंगस्ट्रॉम, सीधा सीधा बन जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एक हेट्रो मॉलिक्यूल हो जो कि इस तरीके से इस इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या है ये देखते हैं इसको भी। एक एटम हमारे पास है जो हेट्रो एटम है AB, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 1.9। बेसिक वैल्यू हमें दे रखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ये डिफरेंस जो है वो बेसिकली 1.9 है। पूरी वैल्यू मुझे दे दी है लिख करके। और एटॉमिक रेडियस ऑफ A एंड B आर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल्स टू 4 एंड 2 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे कह रहा है डिस्टेंस निकालिए, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। डिस्टेंस बिटवीन दी A एंड B इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन माइनस 0.09 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो आपने ये वैल्यू अप्लाई कर देनी है, रेडियस ऑफ एनायन रेडियस ऑफ कैटायन दोनों की वैल्यूज आप अप्लाई कीजिए, माइनस 0.09 ये आ गया, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। जैसे ही मल्टीप्लाई करके और माइनस प्लस करते हो तो आंसर मिल जाएगा 5.82 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से हम हेट्रोमोलिक्यूल और होमोमोलिक्यूल्स के लिए क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन निकाल सकते हैं, या फिर रेडियस ऑफ दी कैटायन और एनायन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है आयोनिक रेडियाई से। तो आयोनिक रेडियाई बेसिकली क्या चीज़ थी कि डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन टू द न्यूक्लियस इज नोन एज द आयोनिक रेडियाई। डेफिनेशन सीधी थी, लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक कैटायनिक और एक एनायनिक। तो जो कैटायनिक रेडियस होती है वो हमेशा छोटी होती है और एनायनिक एटॉमिक रेडियस हमेशा बड़ी होती है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि एनायन की रेडियस हमेशा बड़ी जो नेगेटिव चार्ज है, एटम हमेशा उससे छोटा, और कैटायन उससे भी छोटा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यहाँ पर हम इनके सीधे वेरिएशंस को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं साइज ऑफ कैटायन की बात करूँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज कैटायन का छोटा हो जाएगा, और अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो साइज आपका कैटायन का बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली हमने एक ऑर्डर लिया हुआ है, जैसे मैंने लिया है आयरन, आयरन से मैंने बनाया एक Fe2 पॉजिटिव, एक मैंने बनाया Fe3 पॉजिटिव। तो किसका साइज घटता चला जा रहा है, किसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है देखा जाए तो एटम का साइज बड़ा है। कैटायन कौन बना, Fe2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, Fe3 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा और आयरन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली ये ऑर्डर्स हमसे कैलकुलेट करवाते हैं एग्जामिनेशन में कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द फॉलोइंग, या फिर एटॉमिक रेडियाई फॉर द फॉलोइंग। सिमिलरली अगर मैं लेड की बात कर रहा हूँ तो लेड 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। लेड 4 पॉजिटिव है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस होते हैं तो साइज़ ज़्यादा छोटा हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन कम लॉस होते हैं तो साइज़ कम धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो बेसिकली साइज ऑफ लेड 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन लेड 4 पॉजिटिव, यानी कि प्लम्बस का ज़्यादा होता है, प्लम्बिक का कम होता है।
तो सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल हमें मैंगनीज़ के लिए मिल जाता है कि मैंगनीज़ जब एटॉमिक स्टेट पर है तो वो Mn है। जब वो एक एक स्टेप बाय स्टेप और कंसिक्वेंस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता जाएगा तो उसकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा, बेसिकली कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता है, कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उसका साइज़ उतना ही छोटा हो जाएगा। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं एनायनिक रेडियाई की बात करता हूँ इसी ऑर्डर में, तो बेसिकली एनायनिक रेडियाई में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से उसका जो साइज़ है वो बेसिकली थोड़ा सा बढ़ जाता है एटम के कंपैरिजन में। अब एटम के कंपैरिजन में जब एनायनिक रेडियाई का साइज़ बढ़ जाता है तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस वो भी बेसिकली क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि एनायन का साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी आउटर मोस्ट शेल में। अब जब वो बढ़ जाएगी तो हम किस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पर एक Z/E रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। पेपर में एग्जामिनेशन में कई बार Z/E रेशो पूछा जाता है, तो उसके लिए जो सीधा कैलकुलेशन है वो आपको Z एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स मालूम होने चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, अगर आपकी ये वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। अगर किसी जगह पर Z/E का रेशो बड़ा है तो वहाँ पर कहने का सीधा मतलब ये होगा कि उसका साइज़ छोटा होगा। तो क्या याद रखेंगे कि साइज़ जो है, साइज़ ऑफ द एनायन, साइज़ ऑफ एनायन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी Z/E। आपका Z/E की वैल्यू बढ़ी तो साइज़ एटम का घट गया, आपकी Z/E की वैल्यू घटी तो एनायन का साइज़ बेसिकली बढ़ गया। ये रेशो आपको निकालना आना चाहिए कि Z आपका एटॉमिक नंबर होता है और E आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं फ्लोरीन का एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ तो इस फ्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैंने बात करी, वो कितने हैं हमारे पास 9, और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 9। तो फ्लोरीन एटम के लिए Z/E का जो रेशो है वो 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 1 आया। लेकिन अगर मैंने बात करी इसके एनायन को लेकर के, F नेगेटिव को लेकर के, तो Z तो इसका अभी भी 9 है क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं बदलेंगे, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स बदल गए। इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो गए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.9। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.9 आने से Z/E रेशो की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, और जैसे ही E/Z रेशो डिक्रीज़ होती है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से हम Z/E रेशो को कैलकुलेट करते हैं। और इसी में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि साइज़ ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हम देख करके चलें कि दोज स्पीशीज़ विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल, जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका भी पता लगाने का तरीका Z/E ही है। आप Z/E रेशो निकाल लीजिए हर स्पीशी के लिए। आपको Z मालूम होना चाहिए हर एलिमेंट का ऑलमोस्ट 30 तक, और E इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर ही होते हैं, और अगर वो कैटायन या एनायन बन जाए तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को कैटायन के केस में कम कर दो, एनायन के केस में बढ़ा दो। तो जिसका Z/E रेशो, देखो Z/E रेशो में जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वही हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जब ये रेशो को हम चेक करते हैं तो ये रेशो बेसिकली कैसा दिखाई देगा हमें, देखो इस वाले के लिए जब तुम डिवाइड करोगे 16 वाले के लिए, यानी कि 16 की वैल्यू सबसे छोटी है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, सबसे बड़ी आएगी। फिर 17th वाले की आएगी, फिर 18th वाले की आएगी, फिर 19th वाले की आएगी, फिर 20 वाले की आएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ते हुए एटॉमिक रेडियाई, जो आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती चली जाती है। आपके प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, आयोनिक रेडियाई घटती चली जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के केस में ही केवल ये याद रखना है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इफ़ Z इज इंक्रीजेज देन आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेज। आपका Z बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियाई घटेगी। सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी लैंग्वेज है, क्योंकि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आपको हमेशा कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म में ही मिलेंगे, कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट वन इसमें हमारे पास मेटेलिक रेडियस आ जाती है, और उसके बाद आ जाती है वॉन डेर वाल रेडियस। फटाफट से इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो मेटेलिक रेडियस जो है बेसिकली हमने देखी थी हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम्स। दो मेटेलिक एटम जो नेबरिंग रखे थे उनके डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस के हाफ को हमने मेटेलिक रेडियस का नाम दिया था। और यहाँ पर जो है मेटेलिक रेडियस में जो मेटल के एटम होते हैं वो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती यहाँ पे, केवल वो कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में, जिसकी वजह से मेटेलिक जो बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा बनते हैं और कोवेलेंट की रेडियस कम हो जाती है, कोवेलेंट नेचर कम हो जाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग से इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ओवरलैपिंग होती तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते,
ओवरलैपिंग होती तो वो किसकी फॉर्मेशन करते, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से मेटालिक रेडियस बन जाती है, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग बन जाती है। तो आपकी रेडियस अगर बढ़ती है, यानी कि हम ये कहें अगर डिपेंडेंसी चेक करें तो मेटालिक रेडियस ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर, तो साइज मेटालिक रेडियस का घटेगा। आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो आपका जो मेटालिक रेडियस होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये वेरिएशन है सीधा। और अगर मोर मेटालिक रेडियस की मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्लोज जो क्रिस्टल पैकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है और लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर पाई जाएगी। तो यानी कि जो BCC पैकिंग होती है, जैसे अभी हमने बात करी थी सोडियम के केस में, NaCl के केस में, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं। वहाँ पे बॉन्ड्स जो होते हैं वो जल्दी टूट सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मोर करेक्ट मेटालिक रेडियस पाई जाती है। और लेस मेटालिक रेडियस के केस कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे टाइट क्रिस्टलाइन पैकिंग होती है या टाइट क्रिस्टल पैकिंग होती है, जैसे कि FCC जो कि ट्रांजिशन मेटल्स थे, उनके अंदर HCP वाली पैकिंग होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर कहीं पे मोर मेटालिक रेडियस ज़्यादा दिखाई देती है, मेटालिक रेडियस ज़्यादा होने का मतलब है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ा है, रेडियस बड़ा होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ बड़ा है, और बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो पैकिंग लूज पैक्ड होगी। और जैसे पैकिंग लूज पैक होने का एग्जांपल मैंने अभी कहा था कि ये जो सेंटर के एटम्स, कॉर्नर्स के एटम्स हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं और सेंटर पे कोई नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी हुई है, इनका बॉन्ड बड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में क्रिस्टल लूज पैक्ड होता है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। लेस मेटालिक वाले में टाइटली पैक्ड क्रिस्टल हो जाएंगे, जिनको हम FCC स्ट्रक्चर में बाइंड करते हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और वो पैकिंग कहलाती है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट ये आ जाती है हमारे पास वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ हम देख लेते हैं। बेसिकली वॉन डेर वाल जो रेडियस थी वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए थी। कोई भी गैस के दो एटम्स, पर्टिकुलरली हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का ये रहा, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का ये रहा। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ था, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ था, दिस इज नोन एज द वॉन डेर वाल रेडियस। और एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखनी है कि वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस से। वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और ये जो वॉन डेर वाल रेडियस की जो हम बात कर रहे हैं वो जनरली इनर्ट गैसेस के अंदर ही मिलती है। जो हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है, इन सभी के एटम्स के बीच में हमें वॉन डेर वाल रेडियस मिलती है। और नॉन मेटल्स जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनमें दोनों की परसेंटेज होगी, इसमें कोवेलेंट रेडियस भी होगी और इसमें वॉन डेर वाल रेडियस भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले क्लोरीन का एक एटम मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेडियस बन रही है दैट इज कोवेलेंट। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल बन रहा है क्लोरीन का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज कोवेलेंट। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है, दिस इज नोन एज द वॉन डेर वाल रेडियस या वॉन डेर वाल डिस्टेंस। तो बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, वॉन डेर वाल भी और कोवेलेंट भी, लेकिन जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनमें केवल वॉन डेर वाल रेडियस देखने के लिए मिलती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ वॉन डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के ऑर्डर की, तो वॉन डेर वाल रेडियस हमेशा ज़्यादा होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रखा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है कि वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस और मेटालिक रेडियस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। या हम ये कह सकते हैं इसकी डिपेंडेंसी सीधी सीधी एटॉमिक वेट पर करती है कि आपका एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू घट जाएगी, और टॉप टू बॉटम आने से वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम वॉन डेर वाल रेडियस को आइडेंटिफाई करते हैं और पता लगाते हैं। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि वीडियो पसंद आई हो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार बटन दबा ही दो, पसंद आई हो या ना आई हो क्या जाता है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। तो दबा दो, बटन दबा दो, आइंस्टाइन बोल रहा है।